इस काल में आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा, यूपीएसआई, एआरओ और यूपीपीसीएस आदि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो पूर्णतः सम्मिलित किया गया है प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ है? प्रस्तावना में। तो आप जानते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक अर्थात 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो बाद में प्रस्तावना बना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है दोस्तों। तो पहले का जो आंसर हो गया आपका ए का हो गया दोस्तों, प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85 शब्द हैं। तो संविधान का स्रोत भी स्पष्ट होता है, शासन के ध्येयों का विवरण भी स्पष्ट होता है, संविधान में अंगीकृत अधिनियम प्रस्तुत करती तिथि भी है 26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि इसमें निहित नहीं है दोस्तों। तो ये ही स्पष्ट नहीं करता, इसलिए दूसरे का आंसर जो हो गया आपका घा हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की जो सत्ता है वो जनता में निहित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर का होगा जनता। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों। तो जनता यहाँ आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो लोकतंत्र, लोक माने जन या लोक और तंत्र माने शासन, अर्थात लोगों का शासन की बात करें तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक और गणतंत्र भी है, दोनों हैं। संवैधानिक राजतंत्र नहीं है, वंशानुगत लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र नहीं, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों हैं। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा घा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों जो लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र भी बताया गया है, आर्थिक लोकतंत्र भी बताया गया, सामाजिक लोकतंत्र भी है। तो उपयुक्त तो सभी होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, 5 का डी आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, या भारतीय संविधान में किसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा प्रस्तावना कहा गया है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। लेकिन अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए तो आपका आंसर प्रस्तावना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर का प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
7वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उद्घोषित करता है ना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता उद्घोषित करता है उद्देश्य में। प्रतिष्ठा अवसर की समानता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को व्यक्ति उद्देशित नहीं करता है। तो 7वें का जो आंसर हो गया दोस्तों, वो आपका हो गया क्या कहते हैं, डी वाला। तो अगले क्वेश्चन में चलते, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। यह एक मौलिक संविधान है, सही है, नहीं है, नहीं प्रश्न है, कथन सही है पूछ रहे हैं। यह एक मौलिक संविधान है, तो गलत है दोस्तों। या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। या दूसरे देशों के संविधान अक्षरशः नकल है। अक्षरशः नकल नहीं, लेकिन दूसरे के संविधान से प्रभावित है दोस्तों। तो इसका आंसर खा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, कह रहा भारत का संविधान है कैसा है। अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ग वाला आंसर होगा कठोर कम लचीला अधिक है। तो भारतीय संविधान क्या है, कठोर कम लचीला अधिक है। 10वें क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः ही कहा जाता है कि यह एक मौलिक संविधान है, यह वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो आप जानते हैं ये वकीलों का स्वर्ग है, ये कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है दोस्तों। 10 का आंसर जो होगा खा होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, संरचनात्मक संघात्मक है, भावनात्मक एकात्मक है। तो जी हाँ, संरचनात्मक संघात्मक है और भावनात्मक क्या है, ये एकात्मक है। तो ध्यान दीजिएगा, 11 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो आपका सी वाला होगा, अर्थात गा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 12 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। जी हाँ, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी है। तीसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी है, ठीक है। और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो उपयुक्त सभी होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल नागरिक, दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो आप जानते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया, 3 सदस्यीय लोगों का इसमें गठन किया गया था दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। तो इसमें क्वेश्चन जो है, अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली अध्यक्ष थे, KM पडनेकर भी सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू भी उसके सदस्य थे। 1956। और ये श्री रमल्लू जो थे, इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। और इन्होंने हैदराबाद की मांग की, हैदराबाद राज्य की मांग की। और 1 अक्टूबर सन 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में
आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था दोस्तों, तो श्रीरमल्लू के कारण ही बना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग, राज्यों को पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? तो जानते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर हो गया 1956 में पारित किया गया था। तो आप जानते हैं, तो इसका आंसर गा होगा दोस्तों, 1956 राज्यों का पुनर्गठन आयोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः हो गई थी। तो उस समय राज्य पुनर्गठन जब बना तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित क्षेत्रों की संख्या जो थी 14 और 5 थी दोस्तों। उस समय क्या थी? 14 और 5 थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, भारत जो है विधिक न्यायगमन द्वारा भी अर्जित कर सकता है, संधि द्वारा भी अर्जित कर सकता है, अभ्यापन द्वारा भी अर्जित कर सकता है, विजय द्वारा भी अर्जित कर सकता है। अर्थात इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर है डी, उपयुक्त सभी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने करिकाल, माहे, यनम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि ये जो सन था 1954, सन 1954 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत सरकार को दे दिया था करिकाल, माहे, यनम। अब आप जानते हैं दोस्तों, ये जो है ये तीनों पांडिचेरी राज्य में है और ये करिकाल, माहे, यनम 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 का खा 1954 आंसर आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संघ में पांडिचेरी को 1962 में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। ये भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर जो होगा दोस्तों 1962 होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? तो आप जानते हैं 1960 में बनाया गया था दोस्तों। 1960 में बनाया गया था। 1960 में बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया था, 1960 में। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आगे की श्रृंखला जारी रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।